गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। अभी 2 मिनट और वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें। हाँ ठीक है ना। आई थिंक इन शेड्यूल तो बताया था ना। हाँ शेड्यूल तो प्री डिसाइडेड है ना ये वाला। जी ठीक। ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है क्या मैडम कि इसमें भी न्यूमेरिकल है? मैम ये चैप्टर ही पूरा न्यूमेरिकल है। इसमें थ्योरी वाला दिखने वाला चैप्टर भी आपको न्यूमेरिकल ही दिखा के जाएगा। और स्टार्टिंग में नहीं दिखाएगा तो लास्ट में दिखाएगा। एबीएम बीएफएम ज्यादा एबीएफएम हो गया है। जी एक्चुअली ये एबीएफएम जैसे पहले तो शायद सिर्फ एबीएम ही था ना आप लोगों का एक सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा रहता था और थोड़ा सा। लेकिन अब ये एबीएफएम तो इससे भी ज्यादा एडवांस है। इसका तो नाम ही एडवांस है। आई थिंक इसका भी नाम एडवांस था ना, ये भी खतरनाक था, ये भी खतरनाक है। ये दोनों ही सब्जेक्ट ना, पहले ये पूरा इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। ये पूरा का पूरा नया ही लेकर आए हैं आईएबीएफ वाले ना। और पूरा अच्छा खासा पोर्शन है इसमें। और बहुत अभी तो देखिए, अभी थोड़े दिन ना अभी जब तक जीआईबी के एग्जाम नहीं होते, आई थिंक 14 मई को इन लोगों का मेरे वाले सब्जेक्ट का एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे ना, आफ्टर 14 मई थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके, और स्पेशली वीकेंड्स पे, नॉर्मल डेज में तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम रहती है मतलब, फिर क्योंकि सर की भी क्लासेस होंगी और फिर तो इतना टाइम नहीं निकल पाएगा। बट हाँ, वीकेंड्स जैसे भी हमें मिलेंगे, जैसे जो भी छुट्टी मिलेगी उस पे थोड़ा सा ना बड़ी क्लास रख के 2-3 आवर्स की क्लास रख के ना, तो उसमें क्या करेंगे, एक जैसे चैप्टर उठाया उसके पूरे उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है। और एक और प्रॉब्लम क्या है ना इस सब्जेक्ट में, क्योंकि नया है तो कोई हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस भी नहीं है। जैसे ठीक है। और जैसे एबीएम में तो क्या है कि ठीक है हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड है, तो आप फिर भी वहां से एक आइडिया ले सकते हैं। जिसमें रेशो के मैं आपको क्वेश्चन बता सकती हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन एबीएफ में तो बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया ही। ऐसा भी नहीं कि ये टॉपिक्स पहले कभी किसी और सब्जेक्ट में भी रहे हों। जैसे पहले एक वो लीगल वाला जो पेपर था वो पहले जीआईबी में था, अब सीआईबी में कर दिया, तो एटलीस्ट कुछ तो रिकॉर्ड है ना उसका, पास्ट रिकॉर्ड। ये बिल्कुल ही फ्रेश है। हाँ उस समय तक सर की भी क्लासेस ऑलमोस्ट बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा ना। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय हम क्या करेंगे ना, इस सब्जेक्ट को थोड़ा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी फिर जीआईबी से फ्री हो जाऊंगी। तो फिर तब हम लोग इसको थोड़ा सा, क्योंकि इस पे काम करना पड़ेगा एक्चुअली सब्जेक्ट पे ना, मुझे भी क्वेश्चंस हाँ वगैरह थोड़े प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और भी कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। है ना, तो वैसे भी थर्ड पेपर है ना, थर्ड पेपर जी मतलब एक वीक का गैप है इसमें सिर्फ ये पेपर के लिए। एक इसके वीक का साथ गैप है। हाँ इसके साथ अच्छा कोई और पेपर नहीं है, मतलब थर्ड चलिए, ये तो सेमेस्टर। बहुत बहुत ही आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल हो जाएगी ये चीज ना, क्योंकि हाँ पूरा ही हाँ न्यूमेरिकल है। और हाँ आप लोगों को टाइम एटलीस्ट 1 वीक तो चाहिए ही चाहिए इसके रिवीजन के लिए और उसके लिए ना। तो उसमें फिर हम थोड़ा सा मतलब उस तरह से फिर वो वाला शेड्यूल बनाएंगे, वो 1 वीक वाला ना, जिसमें पूरा हाँ एक बार पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। तो उससे पहले पहले हम लोग हाँ एक बार 1 बाय 1 कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर 1 वीक में हम उसका रिवीजन कर लेंगे। हाँ ठीक है। चलिए, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 7 है, मॉड्यूल बी हम लोगों ने पहले लिया हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल बी में हम लोग का 2 चैप्टर हमने किए थे, 9 और 10। अगर आप लोग भूले नहीं होंगे तो 9 और 10 हम लोगों ने किया था। हाँ उसमें मैडम था किया आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, वो कैपिटल हाँ मैम। बजटिंग, एनपीवी, आईआरआर, वो सब चीजें हम लोगों ने किया था। तो ये 2 टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। फिर हम मॉड्यूल बी को, जो के और टॉपिक्स हैं उनको भी फिर हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 7 हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो देखिए ये तो बहुत इजी सी चीज है कि हमें पता है कि फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आप लोगों ने बहुत सारा जीआईबी में भी आप लोगों ने इस चीजों को डिस्कस किया होगा ना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, वो जो ये सब चीजें तो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ ये जो ये ऐड कर दिया ना, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज, यहाँ से फिर ये चैप्टर आपका थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना। सपोज डेट आप पढ़ेंगे, डेट में भी जैसे हमारा डेट के अंदर हमारा बैंक लोन आता है और हमारे बॉन्ड्स आ जाते हैं, हमारे डिवेंचर्स आ जाते हैं।
तो अब इसमें भी कि बॉन्ड्स है तो फिर उसका क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, या कैसे आप उसको रेज करेंगे, तो उसमें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। सेम ऐसी डिबेंचर्स, बैंक लोन, इक्विटी, ये सब चीजें। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्मल सिर्फ हमें इतना ही नहीं पढ़ रहा है कि ये सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, कि ठीक है इक्विटी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो यहाँ पर आपको उसका इम्प्लीकेशन और कैसे उसकी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, किस तरह से हमें उसको अरेंज करना है, मैनेज करना है, वो सब भी आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर बता देती हूँ, देखिए इसके अब यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें हमें इक्विटी कैपिटल के बारे में सब कुछ पढ़ना है, इंटरनल अप्रूवल्स के बारे में पढ़ना है, प्रेफरेंस कैपिटल पढ़ना है, टर्म लोन्स पढ़ना है, डिवेंचर्स पढ़ना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 हमें इसके अंदर पढ़ना है, लेकिन वो 5 हमें उनका मीनिंग, फीचर्स वगैरह, उसके अलावा उनकी स्ट्रैटेजीज भी हमें देखनी है। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है कि जो भी बिजनेस होते हैं उन सबको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। ठीक है, और फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस किस चीज के लिए चाहिए हमें, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैब्लिशिंग बिजनेस एंड उसको चलाने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में स्टैब्लिश करने के लिए, बिल्डिंग परचेज की, और जो हमारी फर्नीचर हो गया, और जो प्लांट इक्विपमेंट, मतलब एक तरह से इंस्टॉलेशन का जो भी है, स्टैब्लिश करने के लिए भी हमें फंड की जरूरत होती है, और फिर बाद में उसको चलाने के लिए भी। तो ये जो होता है इसको हम बोल देते हैं, सपोज हमारी जो भी कैपिटल या जो हमारी फिक्स एसेट्स, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स को अरेंज करने के लिए हम लोगों को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। रनिंग के लिए कौन सी कैपिटल यूज होती है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये दोनों ही कैपिटल के लिए, इधर वर्किंग कैपिटल के लिए और इधर फिक्स एसेट परचेज करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये जो फंड है ये हमें किससे मिल जाता है, उन लोगों से मिल जाता है जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया होता है। ठीक है, उन लोगों को हम प्रमोटर्स कहते हैं, या ओनर्स भी कह सकते हैं, प्रमोटर्स भी कहते हैं। ठीक है, सिंस द ओनर्स आर गोइंग टू स्टे विद द प्रोजेक्ट, देयर फाइनेंस इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो जो भी ओनर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट हमारे बिजनेस में, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, सपोज बहुत बड़ी कंपनी का आपने स्टैब्लिशमेंट किया है, तो वहां पर प्रमोटर्स के पास भी इतना अमाउंट नहीं होता कि उससे आपका जो बिजनेस है वो रन हो सके, मतलब जो भी आपकी नीड्स है, फाइनेंस नीड्स है, वो फुलफिल हो सके। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस वजह से हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, कुछ जैसे कि सपोज एक तो ये चीज होगी कि प्रमोटर्स के पास क्या है, एनफ मनी नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन की वो टर्म लोन्स ले सकते हैं। ठीक है, अब टर्म लोन्स लेंगे, promoters also go in for bridge finance which is temporary funding to time, मतलब वो ये कि वो एक ब्रिज फाइनेंसिंग करते हैं, जैसे सपोज थोड़े टाइम के लिए उन्होंने देख लिया। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि ये जो आपका जैसे टर्म फाइनेंस हो गया, टर्म फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय दी, आपको पता है टर्म फाइनेंस कौन देता है, बैंक्स देते हैं। देयर इज अ नॉर्म कॉल्ड डेट इक्विटी रेशो, एक नॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो। ये मैंने आप लोगों को रेशो वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, डेट इक्विटी रेशो हम लोग बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा डेट का और हमारी इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो ये जो नॉर्म है डेट इक्विटी रेशो, इसका मतलब क्या होता है, इट मींस हाउ मच आइडियली promoters शुड कंट्रीब्यूट एज इक्विटी एंड हाउ मच दे शुड बोरो फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब कितना उनका अपना पैसा, सपोज अगर सपोज उनका 100 अपना पैसा है, और फॉर एग्जांपल 200 उन्होंने डेट से पैसा ले लिया, मतलब लॉन्ग टर्म बैंक से लोन ले लिया, या डिवेंचर्स वगैरह इशू करके थ्रू वहां से उन्होंने पैसे ले लिया। तो ये जो है ना, यहाँ पर हमें ये देखना पड़ता है कि प्रमोटर्स का पैसा कितना, इक्विटी में प्रमोटर्स का पैसा है, कि प्रमोटर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया एज इक्विटी, और कितना उन्होंने बोरो किया है लॉन्ग टर्म से। दिस डिपेंड्स, अब इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट द जनरल सेफ नॉर्म जो होता है वो ये होता है कि सपोज अगर आपका इक्विटी 100 है, तो आप लोग सेफली आप 200 तक एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो डेट इक्विटी रेशो होता है उसका आइडियल रेशो होता है 2:1, कि अगर आपके पास 1 इक्विटी है तो आप उसका डबल आप क्या कर सकते हैं, डेट से फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, द इंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स विल डिपेंड ऑब्वियसली, कि टोटल हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, कंपनी का साइज क्या है, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फाइनेंस रिक्वायर, और ये तो हो गया, चलिए ठीक है, आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हो गया कि जो आप फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको किस चीज के लिए फंड चाहिए, वर्किंग कैपिटल फंड भी चाहिए आपको, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, एंड इज बेस्ड ऑन द गैप बिटवीन दी, और होता क्या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस,
गैप बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट, आप लोगों ने सुना भी होगा आई थिंक वर्किंग कैपिटल के बारे में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को हम बोलते हैं गैप बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और इसको ना नॉर्मल वर्किंग कैपिटल ना बोल के इसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और अगर सपोज आपसे कोई पूछता है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट्स आपका क्या बन जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल का कितना पार्ट आप लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करेंगे। दोबारा बता देती हूँ, देखिए क्या होता है कि अगर सपोज मुझे करंट एसेट्स परचेज करनी, करंट एसेट्स में मेरा क्या जगह रॉ मटेरियल परचेज करना है, और या फिर मेरे जो डेटर्स हैं वो अभी उधार पे चल रहे हैं, मतलब वो मुझे बाद में पैसे देंगे, तो वो मेरे रिसीवेबल्स जो होंगे, तो ये सब मेरी क्या है, करंट एसेट्स है। तो इनको मैनेज करने के लिए मुझे फंड की जरूरत होती है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 रुपीज चाहिए, तो अब ये जो 100 रुपीज है ना, ये पूरा 100 रुपीज में लॉन्ग टर्म से फाइनेंस नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक ऑपरेटिंग, हमारा वर्किंग कैपिटल का क्या होता है, एक वर्किंग एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोल सकते हैं और ऑपरेटिंग साइकिल भी बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर सपोज मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, ये मेरा रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, फिर मैंने इसको सेल किया। अब ये जो सेल है मेरी, ये कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। ठीक है, एक बार आप मान लीजिए कैश, ठीक है, जो यहाँ पर होगा वहां पे आपका कैश रियलाइज हो गया। जो क्रेडिट वाला है वो आपका फिर क्या होगा, डेटर्स से जब आपको अमाउंट रियलाइज होगा तब वो कैश में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पूरा एक साइकिल होता है आपका, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स आपकी, फिर आपने उसको सेल किया तो वो डेटर्स में कन्वर्ट हो गई, फिर डेटर्स से आपको कैश रियलाइज हुआ, फिर तो आपका कैश से आपने शुरू करा था ना, कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, फिर वो पूरा ही साइकिल कंप्लीट करके वापस से क्या बन गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब क्या होता है, मुझे पता है कि ये जो मेरा साइकिल है ना, इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 3 to 6 months जनरली रहता है हर कंपनी का, ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक जो जनरल एक आइडिया होता है 3 to 6 months रहता है। तो जब मुझे पता है कि मेरा जो कैश है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है कैश, वो मेरा 3 to 6 months में रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, रियलाइज हो जाएगा मतलब वापस से कैश मुझे मिल जाएगा। तो क्या मैं इसके लिए, क्या मैं लॉन्ग टर्म फंड से पैसा उठाऊंगी? भाई जब मुझे पता है विद इन अ ईयर मेरा ये जो अमाउंट है रियलाइज हो जाएगा, तो फिर मुझे इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन लेने की जरूरत क्या है? शॉर्ट टर्म से भी तो काम चल सकता है ना। शॉर्ट टर्म हाँ फाइनेंस के एकदम। भी तो हमारे बहुत सारे हमारे टाइप्स हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आपका कैश क्रेडिट हो गया, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और आपका फैक्टरिंग होता है, फोरफिटिंग होता है, और आपका कमर्शियल पेपर हो गया, और आपका पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, और क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं। बहुत सारे मतलब मेथड्स हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के भी। ठीक है, तो ये जो आपके शॉर्ट टर्म, फिर आप पैसा कहाँ से लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म से लेंगे कि शॉर्ट टर्म सोर्स से लेंगे? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट है टर्म ना, से लेंगे। शॉर्ट टर्म से लेंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म से आप इस पैसे को ले लेंगे तो बाद में जब 3-4 महीने के बाद आपका कैश रियलाइज होगा, तो ये तो फिर आपके पास बेकार पड़ा रहेगा ना, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म से पैसा ले चुके हैं, वो आपको देना है 2 साल 3 साल, मतलब जो भी एनुअली जो भी उसकी रीपेमेंट ईएमआई वगैरह होगी, अकॉर्डिंगली आपको पे करना है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पैसा लेते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब लेकिन व्हाट इफ कि ये साइकिल मेरा 3 to 6 months में कंप्लीट नहीं हो पाया, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई कि सपोज 13 months में हो गया ये मेरा साइकिल। तो ऐसी सिचुएशन के लिए कंपनीज क्या करती है, या इवन बैंक्स भी क्या करते हैं, कि एक मार्जिन मनी रखते हैं, मार्जिन मनी रखते हैं, और इसको हम इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल या मार्जिन मनी का मतलब होता है कि एक पार्ट, जनरली जो बैंक ने परमिशन दी है 1/4 के लिए दिया हुआ है, 1/4 पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल शुड बी फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेस।
रीजन क्या होगा इसका? इसका रीजन ये होता है कि एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए कि बाय चांस इन केस अगर मेरा ये ऑपरेटिंग साइकिल नहीं हो पाया इस ड्यूरेशन में कंप्लीट, या मेरे जो डेटर्स हैं वो बेड डेट्स हो गए, या फिर मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब मेरा जो फिनिश गुड्स है वो नहीं बिके किसी रीजन से, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई आंसर, जैसे अभी मैगी के केस में हो गया था कि वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई थी ना, कि वो जब तक उनका वो सैम्पलिंग की जांच हो रही थी, उनकी वो लेड वाला जो मैटर नहीं आता कि उनका जो मैगी मसाला है उसके अंदर लेड का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, तो उस पर फिर उनपे क्या हो गया था, कंपनी कुछ समय के लिए सीज हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ, उनका ऑपरेटिंग साइकिल ऑब्वियसली बड़ा हो गया होगा, लेंदी हो गया होगा, है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए अब आपने जिनसे आपने रॉ मटेरियल उधार लिया हुआ है, या जो आपके जिन लोगों ने उस पर काम किए जो वर्कर्स है, उनको तो आपको पेमेंट्स करनी है ना। तो एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, एक पार्ट ऑफ टोटल ऑफ वर्किंग कैपिटल का एक पार्ट, जनरली 1/4 या 25% ये होता है, जो कि बैंक्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 25% मार्जिन मनी होती है। तो वो जो मार्जिन मनी है उसको हम कहां से फाइनेंस करते हैं, लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आप लोग देखिए कि ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है इसका कॉन्सेप्ट फिर क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स मुझे टोटल 100 रुपीज की चाहिए, इसमें से मैंने शॉर्ट टर्म से पैसा कितना ले लिया, 75 ले लिया सपोज। ठीक है, तो मेरा कितना आया 25। तो ये जो 25 मेरा आया है दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू आई है, इट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का वो पार्ट जो हम लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करते हैं उसको कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा और मतलब याद रहेगी ये चीज। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, कितना करते हैं, सब क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। चलो, तो फिर उसके बाद ये सब इसमें यही चीजें दी हुई हैं ये पूरे पैराग्राफ में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहले तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, एक बार और बता देती हूँ फिर भी। जो हमारे फाइनेंस के जो सोर्स होते हैं, अगर उसमें हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे आते हैं जैसे कि इक्विटी, प्रेफरेंस, हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे इंटरनल फाइनेंस होता है या इंटरनल बोरिंग्स होती है। ठीक है, जो हम किससे लेके रखते हैं, ओनर्स से लेकर रखते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग इंटरनल बोरिंग्स भी कहते हैं, या फिर ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक, या फिर कंपनी की नेटवर्थ भी कहते हैं। ठीक, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स में हमारे आते हैं टर्म लोन, और हमारे आते हैं बॉन्ड्स। जनरली कंपनीज के केस में बॉन्ड्स होते नहीं है, बट स्टिल हम उसको कंसीडर करके चलते हैं, डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या है, ये सब हमारी एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती हैं। ठीक, एक्सटर्नल बोरोइंग्स होती है, और इस पे हमें क्या करना पड़ता है, एक फिक्स इंटरेस्ट जो है वो हमें पे करना होता है विद। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में तो क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लास्ट में जाती है, बिल्कुल एंड ऑफ द मतलब एंड ऑफ जब इसका मेच्योरिटी होती है उस समय जाती है, लेकिन टर्म लोन में ईएमआई वाला सिस्टम होता है। वो सब चीजों से आप लोग अवेयर हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को वन बाय वन हमें पढ़ना है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोर्स में इंटरनल बोरोइंग में हम इक्विटी कैपिटल पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, मैडम वो कैसे। जी सर बताइए। हाँ मैडम, वो 100-200 वाला बताइए ना, कि अगर इक्विटी 100 रुपया है और बोरोइंग 200 कर सकता है, जी तो इक्विटी मतलब इंटरनल जो कैपिटल होता है उसको जी इक्विटी बोलते जी हैं, सर, या बिल्कुल इंटरनल बिल्कुल। एक्सटर्नल? नहीं सर, मैं बता देती हूँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है सर, कोई भी जो कंपनी होती है ना, उसके जो ओनर्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और कंपनीज के केस में वो कंपनी जो अपने शेयर्स इशू करती है उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है सर, तो ये जो शेयर कैपिटल होता है ये अमाउंट बिलोंग टू ओनर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ओनर का पैसा होता है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया होता है। और प्लस इसके अलावा इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, जो भी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो वो जो प्रॉफिट्स हैं वो जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, उसको कंपनी के अंदर होल्ड करके रखती है, सो दैट कि वो अपना एक अच्छा खासा एक बैलेंस मेंटेन करके चल सके। तो और उसके अलावा कुछ हमारे रिजर्व्स होते हैं, जैसे कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, जैसे बैंक के केस में होता है ना, सीआरआर एसएलआर होते हैं। तो वो सब क्या है, वो भी तो कंपनी की वो रिजर्व्स का पार्ट होती है। और एक तरह से कंपनी के लिए क्या है, आप उसको क्या समझ सकते हैं कि वो एक तरह से कंपनी की आप कैपिटल समझ लीजिए उसको। ठीक है, एसेट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कैपिटल होती है वो कंपनी की। तो कंपनी के ओनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया, प्लस ओनर्स ने पैसा कमा के जो एक
सेपरेट हेड के अंदर रखा हुआ है, तो रिजर्व इन एंड सबको सरप्लस जी रिजर्व एंड सरप्लस जिसको हम कहते हैं, तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं इसको इक्विटी भी बोल सकते हैं। वैसे इनको ना वैसे नॉर्मली इसको इक्विटी बोला जाता है इस पूरे को, लेकिन जहां पर बात आ जाती है ना इक्विटी शेयर कैपिटल की, तो वहां पर फिर वो सेपरेट चीज हो जाती है, क्योंकि क्या शेयर कैपिटल के अंदर दो आती है हमारी, एक आती है इक्विटी कैपिटल, एक आती है प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसे हम कहते हैं। लेकिन इक्विटी अगर आपसे कोई पूछना है ना, तो इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सब कुछ, या फिर इसी को ही हम कंपनी की नेटवर्थ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो भी पैसा ओनर से बिलोंग करता है वो रिजर्व एंड सरप्लस और ये आपका शेयर कैपिटल जो है, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पूरे को इक्विटी भी बोल सकते हैं सिंगल टर्म में, और इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं कि टोटल कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। ठीक है, अच्छा, ये इक्विटी का कितना % वो शेयर इशू कर सकता है? सर वो मतलब तो जैसे आईपीओ जी आता है ना, आईपीओ हाँ जी हाँ जी, और हाँ, वो एनएफओ आता उसमें है। क्या होता है जी, उसका रिलेशन सर इस वाली इक्विटी से नहीं होता। ये तो इक्विटी है कि जो एक्चुअली जो इशू हो चुकी है ऑलरेडी, आप उसको इशू कर चुके हैं, वो पार्ट होता है ये तो। लेकिन आप कितना कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। तो जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसमें कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर एक कैपिटल क्लॉज होता है। उस कैपिटल क्लॉज के अंदर ऑथराइज कैपिटल में ये मेंशन किया जाता है कि क्या कंपनी की लिमिट रहेगी कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितना आईपीओ या कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, तो वो सब वहां पर मेंशन होता है। यहाँ पर ये जो इक्विटी है, ये इक्विटी वो नहीं है कि कितनी करनी है, ये वो इक्विटी जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके, अब हम थैंक यू लोग मैम। इसको जी सर, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। कैपिटल जनरली मीन्स द अमाउंट, ऑब्वियसली कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस व्हिच इज ओन्ड बाय द प्रमोटर। ठीक है, ये वो पैसा होता है जो कि कौन इन्वेस्ट करता है, प्रमोटर्स या ओनर इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। अकाउंटिंग टर्म्स में अगर हम इसको देखें, इट मीन्स अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सेलिंग ऑल एसेट्स एंड पेइंग ऑफ ऑल लायबिलिटीज। अगर आप अपनी सारी एसेट्स को बेच दे और अपनी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दे, उसके बाद जो कंपनी के पास बचता है उसको बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, या इसी को ही हम कंपनी की नेटवर्थ बोलते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द मनी द ओनर ब्रॉट इन द टाइम ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस। ऑब्वियसली ये वो पैसा होता है कि जो ओनर्स लेकर आए हैं बिजनेस में एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, एंड द प्रॉफिट्स अर्न, जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है और उसको उन्होंने लिया नहीं है, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, तो वो किस में जाएगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, वो भी इक्विटी का ही पार्ट बनता है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे बिजनेस हमारा डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारी जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रही है। अगर हम एक कॉर्पोरेट की बात करें, कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें, तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स हु कम फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ द लाइफ एंड हु मे नीदर नो वन अनदर और नॉट मे बी, मतलब वो एक दूसरे को, कोई किसी को नहीं जानता है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में तो क्या होता है ना कि चार सपोज भाइयों ने मिलके या चार दोस्तों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ठीक है, एक दूसरे को सब पे ट्रस्ट है और वो क्या कर सकते हैं, आपस में अपना पैसा इकट्ठा किया अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कोई किसी को नहीं जानता आपस में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट वॉज एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ कॉर्पोरेट्स द टर्म इक्विटी गॉट कॉइन्ड। तो जब ये कॉर्पोरेट कल्चर आया तो वहां से इस टर्म की स्टार्टिंग हुई है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और इम्पार्शियल, समथिंग दैट इज फेयर एंड जस्ट। इक्विटी का डिक्शनरी मीनिंग है, इक्विटी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, इक्विटी का मतलब है क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और इम्पार्शियल, कि आपको क्या रहना, फेयर रहना, इम्पार्शियल रहना, और कोई भी मतलब ऐसे नहीं करना है कि अच्छा ये मेन ओनर्स, सपोज मेन 4 ओनर है तो उनको आप ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनडायरेक्टली, और जो अदर शेयर होल्डर्स हैं उनको आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इक्विटी में ये होता है कि चाहे कोई शेयर होल्डर उसने एक ही शेयर क्यों ना परचेज किया हो, बट उसको भी इक्वल राइट, इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा अपने शेयर के अकॉर्डिंग। भाई अब अगर उसका एक शेयर है तो उसको एक शेयर के हिसाब से मिलेगा ना। अगर एक शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड है, 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो उसको 2 रुपए मिलेगा। जिसके बाद 10 शेयर होंगे तो उसको 20 रुपए मिलेगा, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, वो तो उनका प्रोपोर्शन हो गया, प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, लेकिन मिलेगा कितना, बिल्कुल फेयर और इम्पार्शियल। ठीक, अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं इक्विटी कैपिटल के, ये आपकी क्या होता है, ये इक्विटी शेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें ऐसा था, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और नंबर ऑफ शेयर्स को जब आप वैल्यू से, सपोज 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो वैल्यू बनती है उसको इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है ना, इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स हो गए,
जो हमारी टोटल इक्विटी कैपिटल होती है वो नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, डिवाइडेड होती है। ईच यूनिट हैज द सेम वैल्यू कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हर एक यूनिट की सेम वैल्यू होती है और उसको हम नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू बोलते हैं। इक्विटी होल्डर्स मतलब वो पर्सन जो जिन्होंने इन शेयर्स को परचेज किया है, उनके पास दो टाइप के फाइनेंशियल राइट्स होते हैं। नंबर वन, एक तो उनको क्या मिलेगा, राइट टू डिविडेंड, इनकम कह लीजिए, डिविडेंड कह लीजिए, एंड राइट टू रिटेनिंग सरप्लस एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। उनको दो राइट्स मिलते हैं। और कौन से राइट्स मिलते हैं? फाइनेंशियल राइट का मतलब पैसे से रिलेटेड। तो वो दो राइट क्या होते हैं? एक राइट होता है आपका कि एक तो उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। हालांकि इक्विटी को डिविडेंड मिलता है अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी ने अपने सारे खर्चे निकाले, डिवेंचर्स के इंटरेस्ट पे किए, बैंक लोन का इंटरेस्ट पे किया और प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड पे किया, उसके और टैक्स वगैरह सब कुछ पे किया, उसके बाद अगर कुछ बचता है, अगर बचेगा तो इक्विटी को एज डिविडेंड मिल जाता है, और अगर नहीं बचता है तो नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको अधिकार है कि जो भी सरप्लस बचता है उसमें से उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। दूसरा फाइनेंशियल राइट उनको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन मिलता है कि बाय चांस अगर कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, बाय चांस कंपनी बंद हो रही है, तो उस केस में एसेट्स का जो भी सरप्लस होगा, मतलब सपोज आपकी जो एसेट्स है वो 100 रुपए में सारी बिक गई और आपकी जो लाइबिलिटीज है वो 75 रुपीज थी, तो ये कितना बचा? 25। तो जो 25 जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसमें इक्विटी को क्या मिलता है? उनको इसमें राइट मिलता है कि वो इसमें से कुछ पैसा जितना भी उनका बैठता है एज प्रपोर्शन, जो भी उनका बैठेगा उसमें से वो ले सकते हैं, ठीक है। एडिशनली ये तो होगा फाइनेंशियल राइट कि उनको डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी बंद होती तो उस केस में उनको एसेट का जो भी सरप्लस पार्ट होगा वो उनको मिल जाएगा। एडिशनली इनको वोटिंग राइट भी मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकलौता एक ऐसा फीचर होता है ये, अगर आप प्रेफरेंस और इक्विटी की बात करें तो इक्विटी वालों को वोटिंग राइट मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी सॉरी वोटिंग राइट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। और ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक। उसके बाद anyone can buy or subscribe to any number of equity shares। ये चीज आपको याद रखनी है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और इम्पार्शियल। आप किसी को भी मना, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, हालांकि अभी नीचे भी आएगा प्रेफरेंस शेयर्स, वहां पे भी मैं बता दूंगी, लेकिन एक कंपैरेटिव पढ़ने से फिर आप लोगों को याद रहेगा। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो हर किसी को इशू नहीं किए जा सकते। वो कंपनी के जो सपोज एम्प्लॉयज हो गए, या फिर वो कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, प्रोमोटर्स हो गए, मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरी को ही प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उसको कोई भी उसको खरीद सकता है या सब्सक्राइब कर सकता है, और कितने भी खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बस एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि भाई जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, देखिए कोई भी जो कंपनी होती है ना उसके दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इनके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आप लोगों का होता है ना आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बैंक्स को फॉलो करने होते हैं, ऐसी कंपनी का अपना जो सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें होती है ना, जो चेंज नहीं हो सकती, आप मेमोरेंडम को एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी समझ सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेम ऐसी कंपनी के लिए जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो जो कैपिटल क्लॉज हो गया कि मैक्सिमम कितना कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स, या कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, या फिर कंपनी में कंपनी का नेम इसके अंदर होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, और जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं जो मेंबर क्लॉज होता है, तो उसका उनका एड्रेस और उनका ये सब चीजें उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो ये इनके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं तो उनको फॉलो करते हुए आप कोई भी पर्सन कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी के परचेज कर सकता है, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा। ऑल सब्सक्राइबर्स टू द इक्विटी शेयर्स आर गवर्न बाय, अगेन देखिए मैं यही चीज मैंने आपको दोबारा बताई, जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स के, वो किससे गवर्न होते हैं? एक कॉमन डॉक्यूमेंट से गवर्न होते हैं, दैट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मतलब सबको फेयर चांस मिलेगा, लेकिन हाँ मिलेगा कैसे? एज पर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो डॉक्यूमेंट है कंपनी के कॉमन डॉक्यूमेंट, और ये सब पे अप्लाई होता है, ठीक। उसके बाद all subsequent transferees of such shares also have to abide by the above document। obviously अगर आप बाद में एक बार आपने आईपीओ निकाल दे, फिर बाद में वो जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है या सेल हो रहा है, रीसेल हो रहा है, तो उसमें भी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो आपके इन्हीं डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगे।
इक्विटी शेयर होल्डर कैन एग्जिट एट विल बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। इक्विटी शेयर होल्डर जब चाहे वो एग्जिट हो सकता है, मतलब अपने शेयर्स को सेल करके, जो भी, लेकिन एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। फिर उसके बाद इफ द कंपनी इज लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है तो क्या, अगर लिक्विडिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज, तो उस केस में इक्विटी शेयर्स की जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, जो होल्डर है ना वो जब चाहे उसको सेल कर सकता है। ठीक है, अगर सपोज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं, तो उस केस में जो शेयर्स हैं शेयर होल्डर को किसको देने पड़ेंगे, कंपनी से बात करनी पड़ेगी अगर उसको एग्जिट होना है तो। लेकिन अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है तो बहुत इजी हो जाता है, आप कभी भी किसी भी समय किसी को भी बेच सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर कैन बी प्राइस्ड बाय द इशूअर, जो कंपनी इशू करती है शेयर्स को, वो उसको प्राइस कर सकती है एट अ नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, और वो नॉमिनल, सपोज नॉमिनल वैल्यू होगी 10 रुपीज। फिर अब कंपनी चाहे, अगर कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है और रेप्यूटेड है वो, तो वो प्रीमियम पे इशू कर सकती है और डिस्काउंट। लेकिन अब यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन नहीं हुआ, अब डिस्काउंट पे कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। सिर्फ जो हमारे वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, राइट शेयर्स, जी बिल्कुल सही है। जो राइट शेयर्स होते हैं या राइट इशू जो होता है उसको छोड़ के बाकी और नॉर्मल जो हमारी इक्विटी शेयर्स है उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता एज पर दी न्यू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, प्रीमियम पे कर सकते हैं, 10 रुपए का शेयर है 10 रुपए पे ही किया तो उसको हम बोलेंगे एट पार। ठीक है, उस पे भी कंपनी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है कि 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए में हमने सेल किया तो वो प्रीमियम हो जाएगा। लेकिन डिस्काउंट पे अब कंपनी नहीं कर सकती। पहले पॉसिबल था, पुराना वाला जो हमारा कंपनी एक्ट था 1956 उसमें मतलब अलाउ था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, अब नहीं कर सकते डिस्काउंट पे इशू एक्सेप्ट राइट शेयर्स। ठीक, शॉप करते हैं ना मैडम, शॉप? जी सर, वही वही वाला था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होता है ना, राइट शेयर्स वाला, यस। इसको ईसॉप भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एम्प्लॉयज को दिया जाता है, एक मतलब एक तरह से एक ऑफर होता है कि आप अभी ना, अभी हम लोग इन शेयर्स को भी मार्केट में जब निकालेंगे तो ये महंगे बिकेंगे, अगर अभी आप चाहते हैं तो आप ये प्री डिटरमाइंड इस रेट पे आप अभी परचेज कर लीजिए, और वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, वो ऐसा नहीं कि वो एम्प्लॉय कभी भी कर सकता है, लेकिन वो एम्प्लॉय की चॉइस होती है, वो इस ऑप्शन को, इसीलिए ऑप्शन बोला गया। चाहे तो वो ले सकता है उसको, कम रेट पे उन शेयर्स को खरीद सकता है, नहीं अगर उसकी नहीं मर्जी है, नहीं उसका बजट है तो वो नहीं भी खरीदे। ठीक है, तो वो हो जाता है। फिर वो उस केस में क्या करते हैं ना, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं इसको बेच देते हैं, इस राइट शेयर्स अपने इस ऑप्शन को किसी और आउटसाइडर को भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो कंपनी शेयर इशू करती है वो उसको प्राइस कर सकती है, और नॉमिनल वैल्यू के अलावा उसको प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे अब नहीं कर सकती एक्सेप्ट ईसॉप वाला जो ऑप्शन होता है उसको अगर हटा दे तो। ठीक, फिर उसके बाद ऑल्सो सब्जेक्ट टू एक्सटेंड रेगुलेशन गाइडलाइंस। ऑब्वियसली देखिए, जो भी गाइडलाइंस और जो भी आपके रेगुलेशंस होंगे आरबीआई के, सेबी के, अगर स्टॉक एक्सचेंज में है तो सेबी के भी रूल्स लगेंगे, आरबीआई के भी लगेंगे, कंपनीज एक्ट के भी लगेंगे, तो वो सारे रूल्स को आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो इक्विटी कैपिटल कैन बी इनहेंस्ड, इक्विटी कैपिटल को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, डिवाइड सब डिवाइड भी कर सकते हैं, उसको बायबैक भी कर सकते हैं, और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इशू कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारा बोनस शेयर्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो, लेकिन ये सारी चीजें एज पर गाइडलाइंस और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन ऑल्सो प्लेज एंड बोरो अगेंस्ट दी शेयर। ऑब्वियसली वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, प्लेज करके उन पे बोरो भी कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एन इक्विटी शेयर इज अ मार्केटेबल एंड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक, फिर उसके बाद अदर टर्म्स रिलेटेड टू इक्विटी कैपिटल। अच्छा, ये यहाँ पर आ ही गया है, चलिए बता ही देती हूँ फिर मैं, ये चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही थी। तो कुछ टर्म्स होती है हमारी जो कि इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड होती है। नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल, या इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, उसका एक और नाम होता है, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है। ठीक है, याद रखिएगा कीवर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी को, जिसके लिए ऑथराइज किया गया है कि आप इतना ही आप अपने क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, लेकिन वो आप
इंस्टॉलमेंट कितने भी कर सकते हो। सपोज आपका जो टोटल आपका ऑथराइज कैपिटल सपोज वो 100 करोड़ है, तो जरूरी नहीं कि आपको वन टाइम में 100 करोड़ ही इशू करना है। आप 10 लाख का इशू भी निकाल सकते हैं, आप 20 लाख का भी निकाल सकते हैं, आप 1 लाख का भी निकाल सकते हैं। वो टोटली कंपनी को जैसी रिक्वायरमेंट होती है ना, सपोज कंपनी को 10 लाख की कोई एसेट परचेज करनी है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, 10 लाख का इशू निकाल देगी। ठीक है, 20 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसको लग रहा है कि 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो 20 लाख का इशू निकाल देगी और फंड रेज कर लेगी। ठीक है, तो वो टोटली कंपनी की अपनी मर्जी होती है। एनी इंस्टॉलमेंट एज बोर्ड डिसाइड, वो लेकिन कौन डिसाइड करेगा, ये कंपनी का बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम लिमिट आपने यहाँ पर बता दी ना, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है, टोटल जो इक्विटी कैपिटल है, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन आप कितने भी उसमें कर सकते हैं, कितने भी पार्ट्स में आप इसको इशू कर सकते हैं, लेकिन टोटल शुड नॉट बी एक्सीड 100 करोड़। ठीक, अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद, और ये कहाँ पर प्रिस्क्राइब होता है, ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। इन केस ऑफ एनी चेंज, अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैज टू गो टू द, कंपनी को शेयर होल्डर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, तब आप इसके अंदर कोई चेंज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हमारा होता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब वो मैक्सिमम लिमिट जिससे ज्यादा कंपनी कभी इशू कर ही नहीं सकती। कंपनी का जो टोटल इशू है वो उस लिमिट से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन इशू का मतलब कंपनी ने एक्चुअल में पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने एक्चुअल में इशू किया है पब्लिक को। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर ऑप्शन दिया ना कि कंपनी ने सपोज 10 लाख इशू कर दिया या 20 लाख कर दिया या 5 लाख कर दिया कंपनी एज पर इट्स नीड, तो ये हमारा क्या होता है, ये इशूड कैपिटल होती है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, उसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद दूसरा आपका आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब क्या होता है, अब कंपनी ने तो इशू कर दिया सपोज 10 लाख रुपीज, लेकिन पब्लिक ने, फॉर एग्जांपल वो कंपनी अभी नई नई थी, इतना उसका मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं थी, डिमांड नहीं थी, तो पब्लिक ने सिर्फ जो एप्लीकेशन आई या जो शेयर्स खरीदे गए वो सिर्फ 8 लाख ही खरीदे गए। तो इशू का मतलब जो कंपनी ने इशू किया, मार्केट में कंपनी ने ऑफर कर दिया कि ये मेरे इतने शेयर्स हैं, आप लोग खरीद लीजिए इस रेट पे। लेकिन सब्सक्राइब का मतलब पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो कि एक्चुअल में सब्सक्राइब्ड बाय दी पब्लिक हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑथराइज वो मैक्सिमम अमाउंट जिससे जो कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई इतना हम लोग अपना जो शेयर्स हैं वो इशू करेंगे अपनी लाइफ में। इशूड कैपिटल उसमें से उतना पार्ट जितने की हमें जरूरत थी वो हमने मार्केट में निकाल दिया कि भाई हमने ये शेयर्स इशू कर दिए पब्लिक को। फिर सब्सक्राइब वो जो पब्लिक ने परचेज किए या सब्सक्राइब किए, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। क्या होता है ना कि सपोज ये जो भी शेयर होता है, सपोज एक शेयर मेरा 10 रुपीज का है, तो हम क्या करते हैं ना, इन 10 रुपीज को भी एक साथ नहीं मंगाते हैं, हम क्या करते हैं इसको इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, स्पेशली आप सब सीआईबी के हैं तो आप लोगों ने जीआईबी में कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा, एएफबी में। तो वहां पर क्या होता है, हम लोग ये जो पैसा है वो किस तरह से मंगाते हैं, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, मतलब सबसे पहला पैसा एप्लीकेशन के फॉर्म में मंगाते, फिर अलॉटमेंट, जब शेयर अलॉटमेंट करते तो दूसरा पैसा हम तब मंगाते, फिर उसका जो बैलेंस बचता है उसको फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में के थ्रू हम लोग पैसा मंगाते हैं। तो क्या मैडम होता लेकिन है, अब नहीं है ना मैडम, ऐसा कॉल्ड अप कैपिटल अभी प्रेजेंट में नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है। ये ना एक्चुअली आप लोग के साथ क्या होता है सर, क्योंकि आप लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखते हैं, वहां पर तो सर सेकेंडरी परचेज हो रही ना। हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो आईपीओ का डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी इशू करती है तो वो शेयर्स पे जो पैसा है वो इस तरह से मांगती है। मैडम आईपीओ में भी मैडम पैसे लॉक हो जाते हैं, डायरेक्ट शेयर अलॉट हो जाते हैं। फुल पेमेंट करके, हाँ, लॉक हो जाते हैं बैंक में। अच्छा, बिल्कुल और ऐसा हो जैसे जी, डेट जी जी जी, आप बताइए सर, बताइए। कैसे मैडम, अभी आप आईपीओ खरीदे तो जितकी अमाउंट है उसकी वो पैसे लॉक हो जाते हैं बैंक में, और आईपीओ की डेट जब लॉन्च होती है, असवा जब इशू हो जाते हैं अस, तो क्रेडिट हो जाते हैं। असवा बोलते हैं उसको। ठीक हाँ, है, वो तो असबा है ना, डीमैट ऑटोमेटिक। डीमैट अकाउंट के साथ होता है। तो वो किसका पैसा एप्लीकेशन लॉक होता सेक्टर है, में ब्लॉक शेयर होल्डर का होता है क्या? हाँ
हमारा शेयर होल्डर का, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा आप लोग कैसे हो सकता है कि अब ये इस तरह की चीजें हो गई होंगी, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि थियोरेटिकल सेंस में पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये वाली जो चीजें हम लोग क्या करते हैं, जो पैसे को थोड़ा थोड़ा करके मंगाते हैं, और बिल्कुल अब क्योंकि बहुत ज्यादा अब हर जगह पे चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हो रही है, तो बिल्कुल ये चीज भी वेरी मच पॉसिबल है जो आप बता रहे हैं सर। और ऑब्वियसली आप लोग ने कहीं देखा होगा तभी आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये इन चीजों में आप लोग डील करते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। ये जो कॉल्ड अप और पेड अप के केस में ये लोग बता रहे हैं, उसको हम थ्योरी का कॉन्सेप्ट मान के समझ लेते हैं सर, ठीक है। तो ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल एज पर दिस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो शेयर कैपिटल का जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम इंस्टॉलमेंट्स में मांगते हैं। तो सपोज कंपनी ने एप्लीकेशन तो पहले ही आ जाएगी सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, फिर उसके बाद हमने जब शेयर अलॉट करेंगे तो दूसरा जो दूसरी किस्त है वो इस सब में मंगा लेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस जो बचेगा उसको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के थ्रू हम लोग कॉल कर लेंगे। तो जितना कॉल्स कंपनी कर चुकी है, सपोज मैं इसको ऐसे बताती हूँ, सपोज 2 रुपीज 3 रुपीज और 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारा 10 रुपीज हो गया टोटल। तो मैंने यहाँ तक का पैसा मंगा लिया, 2 रुपीज तक, मतलब यहाँ तक फर्स्ट कॉल तक मैंने पैसा मंगा लिया, ये वाला मैंने अभी नहीं मंगाया। तो जितना पैसा कंपनी कॉल कर चुकी है, ठीक है, तो 2 3 5 और 2 7 रुपीज, तो 7 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल, 7 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। सपोज हमारी सब्सक्रिप्शन 8 लाख का हुआ ना, तो 8 लाख इंटू 7, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कॉल्ड अप का मतलब उतना पैसा जितना कंपनी ने शेयर होल्डर से कॉल कर लिया है, मांग लिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद पेड अप क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर अब कंपनी ने तो मांग लिया कि ये 7 रुपीज 8 लाख के अकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन क्या होता है कुछ शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो 1-2 इंस्टॉलमेंट के बाद फिर क्या करते हैं, डिफॉल्ट भी कर देते हैं। सपोज अलॉटमेंट तक तो उस पर्सन ने दे दिया था, 10,000 एक पर्सन था, उसके पास सपोज हमारे 10,000 शेयर्स थे, तो उसने ना ये वाली जो कॉल, जब मैंने ये 2 रुपए वाली कॉल की है 2 रुपीज वाली, तो ये उसने नहीं दिया, तो 20,000 मेरा क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, अनपेड अमाउंट हो गया। तो कॉल्ड अप में से वो पैसा जो आ चुका है, मतलब वो पैसा जो रिसीव्ड है वो पेड अप होता है, और जो रिसीव नहीं है मतलब जिसमें डिफॉल्ट हो गया वो कॉल्स इन अरियर, उसको हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर है ये चीजें आप लोगों को। कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा कंपनी ने मांगा, पेड अप मतलब वो अमाउंट जो कंपनी ने क्या किया है, जिसको कंपनी ने मतलब जो एक्चुअली रिसीव बाय द कंपनी है, ठीक है। तो क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर भाई हमने कि पूरा इतना अमाउंट हम लोगों ने मांगा है और तो उसमें चांसेस होते हैं कि कोई डिफॉल्ट भी हो जाए, तो अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा कॉल्स इन अरियर बन जाता है, ठीक है। तो अब अगर सपोज आपसे कोई पूछता तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगी, पेड अप शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है कि जितना हमारा कॉल्ड अप अमाउंट है, कॉल्ड अप अमाउंट में से जितना अनपेड अमाउंट है जो कि नहीं दिया हमारे शेयर होल्डर ने, डिफॉल्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल्स इन अरियर क्या होता है, कॉल्स इन अरियर वो पार्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल का जो कि हमें रिसीव नहीं हुआ, राइटफुली कलेक्ट व्हेन शेयर होल्डर फेल टू, ठीक है। तो जब शेयर होल्डर हमारे क्या हो गए, फेल टू पे हो गए, तो उस केस में उस पार्ट को क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर कहते हैं, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो कि जिसमें डिफॉल्ट हो गया उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, ठीक है। फिर उसके बाद अनपेड शेयर कैपिटल, जैसे इसके नाम से पता चलता है, अमाउंट फाइनली डिटरमाइंड एज अनपेड व्हिच द मैनेजमेंट कैन टेक सूटेबल एक्शन। तो अब ये कॉल्स इन अरियर देखिए, एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कॉल्स इन अरियर ही अनपेड शेयर कैपिटल बनता है, लेकिन क्या होता है ना, कॉल्स इन अरियर में सपोज अब इसने यहाँ पर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे ना, अभी वेट करेंगे कि क्या पता जब हम इससे ये वाली कॉल करें तो उस पे ये वाला जो फंड है, ये जो 2 रुपीज 20,000 है, वो शायद इसके साथ दे दे, ठीक है। तो जब हम लोगों को फाइनली डिसाइड हो जाता है कि अब इस पर्सन से पैसा रिसीव नहीं होगा, तो हम फिर इस कॉल्स इन अरियर को क्या बना देते हैं, अनपेड शेयर कैपिटल बना देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। फिर उसके बाद फोरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं, अब जैसे देखिए यहाँ पर कॉल्स इन अरियर हो गए, ये 10,000 शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर हुए, फिर इस पर्सन ने सपोज, फिर उसके बाद ना जब हमने इसे 3 रुपीज वाली कॉल की, लास्ट कॉल की, वो भी इसने नहीं दी, ठीक है। तो ये इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो हम फिर क्या करते हैं, जब किसी शेयर होल्डर से फुल पेमेंट नहीं रिसीव होती है और हम उसको कॉल करते हैं, मतलब उसको नोटिस भेजते हैं, एक 14 डेज का नोटिस पीरियड भी भेजा जाता है, फाइनल नोटिस। तो अगर उसकी 14 डेज के अंदर भी, ये फाइनल नोटिस भेजने के 14 डेज के अंदर भी अगर हमें अमाउंट रिसीव नहीं होता है, ये टोटल अमाउंट रिसीव नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उनके शेयर्स को
क्या करते हैं, फोरफीट कर देते हैं, जब्त कर लेते हैं, या कह लीजिए कैंसिल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, उनसे शेयर्स को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो 10,000 शेयर्स है, ये कंपनी ने क्या कर दी, सपोज फोरफिट कर दिए, और इन पे जो अमाउंट रिसीव्ड है ना, ऑलरेडी 10,000 में 5 रुपए तो आ ही चुके हैं ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, तो ये क्या होता है, ये कंपनी फोरफिट कर लेती है, इन पैसे को जब्त कर लेती है। ठीक है, तो फोरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं, वो शेयर जिनके ऊपर अमाउंट रिसीव नहीं होती है, तो उस केस में मतलब जिन शेयर्स पे आपका कुछ अनपेड अमाउंट रह जाता है, तो उन शेयर्स को हम फोरफिट कर देते हैं, या कह लीजिए रजिस्टर में से उस पर्सन का नाम वहां से काट देते हैं। ठीक है, और फिर ये जो फोरफिटेड शेयर्स होते हैं, इनको हम दोबारा से री इशू भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन बोर्ड डिसाइड करता है वो सब चीजें। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? बहुत स्पीड से तो नहीं हो रहा है, जैसे भी आप लोगों को लगेगा प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है मैम। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, व्हाई इक्विटी कैपिटल एंड नॉट लॉन्ग टर्म लोन। हम लोग इक्विटी कैपिटल से पैसा क्यों लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन से पैसा क्यों नहीं लेते? ठीक है, एक्सेप्ट ओनर्स और प्रमोटर्स, किसी और को कोई रिस्क होता ही नहीं है। नो वन वुड बी एबल टू टेक इनहेरेंट रिस्क। मतलब इसमें अगर इक्विटी कैपिटल में अगर रिस्क होगा तो किसको होगा, ओनर्स को होगा या प्रमोटर्स को होगा? द रिलेशन एंड फ्रेंड्स also can be convinced to take participate। ठीक है, अब जो कंपनी में, क्योंकि जो ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के फ्रेंड या रिलेटिव होते हैं, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो लेंडर्स होते हैं, सपोज बैंक है, क्या बैंक कहेगा कि सर मतलब बैंक के पास कोई गया कि सर प्लीज आप, हमारा बिजनेस डूबने वाला है, ये रिस्क आप अज्यूम कर ले। हालांकि अल्टीमेटली तो जब कोई सामने वाला पैसे देता नहीं तो बैंक को करना ही पड़ता है, बट नॉर्मली तो बैंक एग्री नहीं करेगा ना कि सर हमारा बिजनेस डूब गया, आप हमारे साथ इस रिस्क को शेयर कर लीजिए, है ना? तो लेंडर कैन नेवर अज्यूम द रिस्क बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन द इमीडिएट एंड गारंटीड रिटर्न और रिवॉर्ड। क्योंकि उनका जो पर्पस है, वो तो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो किस चीज में इंटरेस्टेड होता है, वो तो इमीडिएट एंड गारंटीड रिटर्न और रिवॉर्ड में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हमें तो हमारा ब्याज चाहिए और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चाहिए। हेंस इक्विटी इज अ नेचुरल चॉइस और फर्स्ट ऑप्शन टू रेज फंड। ठीक है, और भी चीजें हैं अभी और बताऊंगी मैं, अगर इसमें नहीं दी होगी तो तब बताऊंगी, अगर इसमें हुआ तो डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का जो भी साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्विटी पोर्शन डिसाइड करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना ऑप्शन में, सपोज हमारा जो लिमिट है वो 100 करोड़ की है, लेकिन 100 करोड़ का फंड रेज हम एकदम से इक्विटी रेज नहीं करेंगे, जितनी की जरूरत होगी उतना करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल एंड फर्स्ट चॉइस, रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी क्वाइट अ फ्यू एडवांटेजेस। कौन कौन से एडवांटेजेस है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1, इक्विटी होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड कंपल्सरीली एंड रिवॉर्ड। अगेन मैंने आपको बताया, इक्विटी होल्डर्स को जरूरी नहीं है कि आपको उनको पेमेंट पर करना ही करना है, कंपल्सरी पेमेंट करना इनको मैंडेटरी नहीं होता है। अगर प्रॉफिट है, ठीक है, और प्रॉफिट भी कैसा, सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट है तो इनको मिल जाएगा, नहीं है अगर लॉस हो गया सपोज तो इनको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके डिबेंचर्स हैं, आपका बैंक लोन है, उनको तो देना पड़ेगा ना, ईएमआई तो जाएगी जाएगी, चाहे आपको लॉस हुआ है ना हुआ हो। लेकिन इक्विटी होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपको नहीं हुआ है प्रॉफिट, तो इन दैट केस जरूरी नहीं कि आपको इक्विटी होल्डर्स को पे करना है। ठीक, एक फायदा। लोन्स में क्या होता है, लोन्स में तो आपका और मतलब लोन्स की तरह इसमें कोई रीपेमेंट भी नहीं होता, इक्विटी में रीपेमेंट नहीं होता ना, क्योंकि सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे भी वो भी रीपेमेंट नहीं होता, वो तो ये होता है अगर कुछ बच गया तो इन बेचारों को मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। लेकिन लोन में क्या है, लोन में तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है, प्लस आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है। ठीक है, तो लोन्स की तरह इसमें रीपेमेंट अमाउंट भी नहीं होती है, कंपल्सरी रेगुलर पेमेंट जो ब्याज जिसको हम कहते हैं, जैसे लोन के केस में इंटरेस्ट होता है, तो वो भी नहीं होता है, रीपेमेंट भी नहीं होता है। उसके अलावा इट प्रोवाइड द रिस्क कैपिटल विच अदरवाइज इज डिफिकल्ट टू सोर्स। मतलब इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड, ये एक तरह से रिस्क कैपिटल ही तो फिर हो गई कि भाई ये पैसा आपका डूब सकता है और इसमें आपको कोई कंपल्सरी पेमेंट भी नहीं मिल रही है, रीपेमेंट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये ऐसा फंड होता है जो आपका रिस्क कैपिटल आपको देता है। इट गिव, और होल्डर को क्या मिलता है, होल्डर को एक सेंस ऑफ ओनरशिप मिलता है। अब सपोज भाई मेरे पास 100 रुपए मैंने किसी को दे दिए, ठीक है, मुझे ब्याज मिल रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर कोई मुझे उतने अमाउंट की मुझे ओनरशिप भी दे दे तो फिर क्या लगेगा, हाँ यार कि चलो ये तो अच्छी बात है, मुझे इतना ओनरशिप भी मिल गई, अब मैं उसके डिसीजन मेकिंग में पार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस तरह से। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी इसके अंदर रहता है। दूसरा, हायर अमाउंट ऑफ इक्विटी प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस टू द लेंडर्स।
जितना ज्यादा आपके पास इक्विटी होगी उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, सेफ्टी या कॉन्फिडेंस रहेगा टू द लेंडर्स। मतलब जितना ज्यादा इक्विटी की आपकी अमाउंट ज्यादा होगी उतना ही जो लेंडर्स हैं, जो अदर लेंडर्स हैं, मतलब बैंक वाले हो गए और आपके डिवेंचर होल्डर्स हो गए, तो उन लोगों को उतना ही उनको कॉन्फिडेंस रहता है इस कंपनी में। क्यों? डूबेगा तो पहले इनका पैसा डूबेगा, हमारा तो बाद में डूबेगा। क्योंकि अब देखिए ना, एक सीक्वेंस आप लोगों को पता ही हो ना कि अगर कंपनी डूबती है तो सबसे पहले किसको पेमेंट मिलती है? किसको पेमेंट डिवेंचर। मिलती है? जो सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। लोन भी सबसे पहले डिवेंचर्स को मिलती है, फिर उसके बाद हमारे लोन्स जो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं उनको मिलती है, फिर बाद में, और वो किसका पैसा दे देते हैं? जो इक्विटी का पैसा होता है, जो इक्विटी के सरप्लस होते हैं, ये सब चीजें, वो पैसा इनको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम देने की बारी आती है तो ये लोग, इनका नंबर सबसे पहले आता है। तो जितनी ज्यादा कंपनी के अंदर इक्विटी होती है उतना ही ज्यादा जो लेंडर्स हैं, जैसे बैंक हो गए और डिवेंचर होल्डर्स हो गए, तो उनको उतना ही सेंस ऑफ सेफ्टी और कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है। लेकिन अब ऑब्वियसली अब इसके बेनिफिट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। अब ड्रॉबैक्स किसके कॉन्टेक्स्ट में होंगे? अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो पैसा लगा रहा है उसके लिए क्या, एक तो कंपल्सरी, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो इसके अंदर नो कंपल्सरी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं देन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टर। अब सपोज किसी ने बैंक है, बैंक ने अगर 10% पे आपको ब्याज दिया तो वो 10% ही एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन कंपनी, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं अगर कंपनी में प्रॉफिट, क्योंकि क्यों करते हैं हायर रिटर्न? क्योंकि उनका रिस्क भी तो हायर है ना, तो ज्यादा रिस्क है तो वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझते हैं आप लोग, किसी भी फंड को रेज करने में जो हमारी लागत होती है या जो हमारा खर्चा होता है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो सपोज अगर आपने बैंक लोन लिया तो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, 10% हो गया, कि भाई आपको ब्याज देना पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत और जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होगी उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे, नॉर्मल जो मेन एक बड़ा जो पार्ट है उसको ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैंक लोन के केस में क्या होगा, 10%। लेकिन क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क कंसीडर करते हैं तो उनको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। सपोज उसने कहा कि मुझे 16% रिटर्न चाहिए, तो उस केस में तो फिर ये महंगा पड़ा ना कंपनी को। ठीक है, क्योंकि उनको 16% रिटर्न्स देने पड़ेंगे और इसको कितने देने, लोन को 10%। ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, कॉस्ट ऑफ इसकी इक्विटी कैपिटल की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। Cost of raising fund through equity is generally higher as compared to the cost of raising other securities. Obviously, जब आप इशू करते हैं तो वो हम लोग वो करते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा प्रोस्पेक्टस भी आपको इशू कर, ये देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करना होता है। ठीक है। ब्रोकरेज कमीशन आपको पे करना पड़ता है, अंडरराइटिंग कमीशन पे करना पड़ता है, होस्ट ऑफ कंप्लायंस कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, बहुत खर्चा हो जाता है। तो एक तरह से अगर हम कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड देखिए, ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया कि ठीक है आपको परसेंटेज में रिटर्न कितना इनको देना पड़ेगा, तो उसमें भी इक्विटी महंगा पड़ता है। और अगर हम रेजिंग फंड की बात करें, सपोज लोन आपने लिया तो लोन लेना इतना महंगा नहीं पड़ता है जितना कि आपको इक्विटी से पैसे फंड रेज करना महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट, आपका प्रोस्पेक्टस वगैरह पब्लिश होते हैं, और ब्रोकरेज कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब आपको पे करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द इक्विटी कैपिटल कैन एक्चुअली टर्न इनटू अ हायर देन इट। तो अगर हम रियल कॉस्ट देखें ना, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग ऑफ इक्विटी, सर्विसिंग मतलब कि उसको अवेलेबल कराने के लिए, इक्विटी कैपिटल को अवेलेबल कराने के लिए एक्चुअल में जो मैं पैसा खर्च करना पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर डेट्स। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, डिविडेंड पेमेंट, और एक और लॉस है ना, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको उस पर क्या मिलता है, वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम होता है ना, आप लोगों को आई थिंक पता होगा। अगर तो जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, क्योंकि जब आप इन चीजों को P&L में चार्ज कर लेते हैं फिर उसके बाद आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर टैक्स कम आएगा ना। वही अगर आपका 100 रुपीज आपके इंटरेस्ट के हैं तो वो 100 रुपीज से आपका क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर टैक्स भी कम लगेगा ना। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। तो इस वजह से ये जो आपका ये जो आइटम्स होते हैं, जो आपके अदर डेट्स होते हैं, वो आपके टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है। लेकिन इक्विटी का पैसा कब मिलता है, वो जब टैक्स वगैरह लग जाता है, फिर टैक्स लगने के बाद आप पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, फिर कुछ बचता तो इक्विटी को देते हैं। तो इक्विटी को जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन जबकि अगर आप बैंक लोन को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर आप डिवेंचर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट
मिलता है। ठीक है, ये देख लीजिए, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लोन जो होता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, एज यू इंक्रीज, अगर आप इक्विटी कैपिटल इंक्रीज करते हैं ज्यादा पब्लिक को इन्वॉल्व करके, तो क्या होगा, आपकी जो कंपनी की ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ओनर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे और आपको फिर क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर मीटिंग हो रही है, शेयर होल्डर्स मीटिंग जो होती है, कुछ ऐसे देखिए कंपनी में क्या होता है ना, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो शेयर होल्डर्स मीटिंग में लेने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लेने होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स वाले होंगे वहां पे इतने सारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे और उनके पास वोटिंग राइट होगा, तो बहुत वो आप खुद से अपनी कंपनी का होलसेल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इक्विटी कैपिटल का। तो आई होप आप लोगों को इक्विटी कैपिटल पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है मैडम अभी रेगुलर रहेगी क्लास? जी सर, आप रेगुलर रहेंगे। मैडम बीएफएम की प्रैक्टिकल की मिल जाएगी पीडीएफ?